हमारे यहाँ तो जो बड़े से बड़ा ट्रेडर है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, कैश लेकर वो ऐप कहता है कैश, तो वहीं से जनरेट होता है ब्लैक मनी। एक ओपन मार्केट है, एक इंटरबैंक मार्केट है, और उसके अलावा फिर हम देखते हैं ये जो हवाला हुंडी वाले जो एक होता है, लोकली लोग खरीदो फरोख्त करते हैं और उसके भी रेट बहुत ऊंचे ऊंचे करके रखते हैं। ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट एक ही थी, बल्कि कई मौके पे ओपन मार्केट कम थी, इंटरबैंक ज़्यादा था। अच्छा। इसी वजह से एक्सचेंज कंपनीज ने तकरीबन इस साल भी पिछले साल भी $6 बिलियन इंटरबैंक में दिए। जो इदारे हैं, जो हमारे रेगुलेटर हैं, जिस फील्ड के वो काम नहीं कर रहे, वो माफिया से मिले हुए हैं। चीनी देख लें, कभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने एक अजीब मजाक बनाया हुआ है। एक तरफ किसान रो रहा है, दूसरी तरफ आपके सब्जी शहर में 10 टाइम 100 टाइम महंगी है। अभी आपने सुना होगा क्रिप्टो के हवाले से कि एक पॉलिटिकल फैमिली ने $100 मिलियन का नुकसान किया। तो अब आप अंदाजा कर लें, ये तो एक वो वाक़या है जो रिपोर्टेड है, और जो रिपोर्टेड नहीं है तो ऐसे कितने वाक़यात होंगे। अच्छा सर, ये जो अभी रेट्स हो गई, हमने देखा बड़ा फर्क पड़ा, रुपी स्ट्रेंथन हुआ। सो डू यू थिंक दैट कि इट्स अ गुड इम्पैक्ट एंड हाउ लॉन्ग इट्स गोना गो लाइक दिस? देखिए, गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे बड़ा जरिया है ना, वो यूटिलिटीज है। वो अपने पे लगाते हैं। अगर आप ये पूछें कि बजट कैसा है, तो मैं खुद ही जवाब दूंगा कि आधा बजट IMF का है और आधा इशराफिया का। पाकिस्तान, तुर्किया, चीन, ईरान, रशिया, ये भी एक ब्लॉक अब बनने जा रहा है। ये डॉलर की जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो रही है। देखिए, हमने एक बहुत अच्छी स्मार्ट मूव की टैरिफ के मामले में। पाकिस्तान ने कहा जी आप जीरो रेटेड कर दें, ना हमसे आप ड्यूटी लें ना हमें दें। अस्सलाम वालेकुम, MM न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स, और आज के मौजू पर जो हम बात करेंगे, हमने देखा रिसेंटली महंगाई तो बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन महंगाई की असल वजह क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं। अक्सर हमें सुनने में आता है कि डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो महंगाई का एक नया तूफान आएगा, फिर अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं डॉलर और करेंसी के रेट से जो है उनका जो है नाप तोल किया जाएगा। लेकिन आम आदमी और हम जैसे लोग जो शायद मौशियात को और इन तमाम नंबर्स को, इन इशारों को नहीं समझते, क्योंकि एक जगह तो हमारी हुकूमत कह रही है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो वो इशारे क्या कहते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए, आप लोगों को इस बारे में इस हवाले से बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में ज़फ़र पराचा साहब। ज़फ़र पराचा साहब एक मुमताज़ इकोनॉमिस्ट हैं। आप बहुत सारे TV चैनल्स में इंटरव्यूज़ देते रहते हैं मुल्क के मुआशी हालात पर। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा पराचा साहब, अभी जैसे मैंने बातचीत शुरू की और ख़बरों की जो सुर्खियां हैं उसमें हमने देखा कि ISI, FIA 256 रेड्स हुई हैं, और सिर्फ करेंसी स्मगलर्स और करेंसी का हवाला हुंडी जो हम बड़ा सुनते हैं, हम आपसे पूछेंगे भी, हमारे नाजरीन के लिए आप इनको इन टर्म्स को डिफाइन कीजिए। तो ये अभी एकदम से ट्रिगर कैसे हो गए? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए जनाब, बहुत सी बातें हैं जिसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कुछ 2-3 साल पहले। जैसे कि हमने देखा कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसके अंदर जो मुल्क में अफरा तफरी थी, ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे थे ओवरऑल, खुदा ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की, राइट, बिल्कुल सही। और डॉलर की बात जो कर रहे थे कि 500 रुपए के ऊपर जाने की, जो कि 350-49 के करीब जा चुका था। और जब वो जो आपने कहा कि डॉलर की वजह से ही हमारे मुल्क में हर चीज़ उससे रिलेटेड है, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं बदकिस्मती से, तो इस वजह से अगर डॉलर महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। और अब तो अगर आप दूध वाले के पास जाएं तो वो भी कहता है डॉलर महंगा हो गया। Exactly. दूध वाला, सब्जी वाला। तो ये एक हमारा मिजाज बन चुका है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई, हमारे मौजूदा फील्ड मार्शल जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने बादल नखास्ता ना चाहने के बावजूद भी इकनॉमी को, मुल्क को ठीक करने का बेड़ा उठाया।
और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। राइट। कारोबारी लोगों से भी मिले, मुख्तलिफ जगह पे वो गए और काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए। उनके मिलने से लोगों में कॉन्फिडेंस आया, ख़ास तौर पे सरमायाकारों के अंदर, सनतकारों में, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर। फिर स्टॉक एक्सचेंज को आपने देखा कि वो जो सीसा था मुख्तलिफ कारोबारों चीज़ों में, डॉलर्स में, बैंक्स ने जिस तरह डॉलर को किया हुआ था, पाकिस्तान की करेंसी को बनाया हुआ था, जैसे कि कोई स्टॉक एक्सचेंज की कोई छोटी मोटी कंपनी को आप ऊपर नीचे कर लें, शेयर्स उसके मैनिपुलेट कर लें, ऐसे मैनिपुलेशन हो रही थी। 30 रुपया 20 रुपया पर डॉलर पर डे के साथ, और उन्होंने खूब बैंकों ने पैसे बनाए। उसके अंदर आपको कहीं नेशनलिज्म नज़र नहीं आया, कोई पेट्रियाटिक चीज़ नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा भाई पता नहीं, खुदा ना करे मुल्क ख़त्म होने लगा, जो पैसे बनते हैं बना लो। अच्छा। और हर शख्स इसी काम पे लग गया, चाहे वो एक्सचेंज कंपनीज हों, चाहे बैंक्स हों, चाहे आपके शुगर वाले हों, ऑयल वाले हों, कोई भी। मतलब उस वक्त हमको बिल्कुल कौम पूरी तरह डिसहार्ट नज़र आई, राइट। मायूसी का शिकार थी और हर आदमी बाहर भाग रहा था मुल्क छोड़ के। फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा था और हर बिजनेस, हर चीज़ डाउनवर्ड की तरफ था। और ये हालत थी कि अगर कोई ये भी बातें सुनने में आ रही थी कि अगर किसी को श्रीलंका और नेपाल का वीज़ा लग रहा है तो वो भी वहाँ जा रहा है। राइट, राइट। तो यू आर सेइंग कि फेयर ऑफ डिफॉल्ट एक तो रीजन था। फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि जो मेरी रिसर्च के मुताबिक है कि जो एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, सबसे ज्यादा सेफ लगा लोगों ने। प्रॉपर्टी से पैसे निकाल लिए, स्टॉक पे इतना ज्यादा किसी का भरोसा नहीं था, तो करेंसी एक ऐसी वॉलेट मार्केट थी जो बड़ा खूबसूरत दिख भी रही थी और मुनाफा भी मिल रहा था। फिर इसी तरीके से हमने एक जो क्रिप्टो करेंसी के मामलात हैं वहां पे भी इस तरह के ट्रेडर्स देखे जो इस पे बहुत मतलब कहते हैं कि कभी दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ा देते हैं डॉलर, और वहां पे भी ऐसे ही होता है। तो ये लुक्रेटिव लग रहा था उनको। एम आई करेक्ट? और बिल्कुल ऐसे ही था, बड़ा लुक्रेटिव था। और फिर जो पिछले दिनों डिवैल्यूएशन हुई थी उस दौरान, आपका 150 रुपए से लेके जो 300 350 गया, तो वो लुक्रेटिव से भी ज्यादा बात हो गई। एब्सोल्युटली, ठीक है, बहुत ही मुनाफा हो गया ये तो। अच्छा, तो फिर उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, फील्ड मार्शल ने, आईएसआई चीफ ने, उनकी टीम ने, तो हमने ये देखा कि हर तरफ चीजें ठीक होना शुरू हुई। आपका डॉलर का रेट उस वक्त 4-5 मार्केट्स बन गई थी, राइट। जो 353 ओपन मार्केट में 335 अप्रॉक्स, और इंटरबैंक के अंदर 315-18 ऐसे गैप्स चल रहे थे। तो वो फिर चीज़ें ठीक होना शुरू हुई और वो 278-280 के ऊपर आके रुका डॉलर। सही। वो भी डॉलर ज़्यादा नीचे आ सकता था, आज भी आ सकता है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि उन्होंने उसको डॉलर को रोका, गवर्नमेंट ने रोका। और क्योंकि डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं था तो गवर्नमेंट ने बाई किया, जैसे कि गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने भी फरमाया है कि हमने 3 साल में 20 बिलियन डॉलर खरीदा, सपोर्ट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टर्स के लिए। मुझे ये बताएंगे कि मतलब इतनी चीजें चल रही हैं, ये भी चल रहा है, आपने कहा कि एक ओपन मार्केट है, एक इंटरबैंक मार्केट है, और उसके अलावा फिर हम देखते हैं ये जो हवाला हुंडी वाले जो एक होता है, लोकली लोग खरीदो फरोख्त करते हैं और उसके भी रेट बहुत ऊंचे ऊंचे करके रखते हैं। सो एक तो मुझे समझाएं प्रोसेस क्या होता है विदाउट एक्सचेंज, हाउ इट वर्क्स। देखिए जनाब, बात ये है कि एक तो पिछले दिनों तक ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट एक ही थी, बल्कि कई मौके पे ओपन मार्केट कम थी, इंटरबैंक ज़्यादा था। अच्छा। इसी वजह से एक्सचेंज कंपनीज ने तकरीबन इस साल भी, पिछले साल भी 6 बिलियन डॉलर इंटरबैंक में दी है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जो पहले कभी नहीं थी। अच्छा। और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से हमने देखा कि आपका जो रेमिटेंस था वो 38 बिलियन चला गया। गो के मुख्तलिफ तो नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट के बावजूद कि आप थ्रू बैंकिंग चैनल पैसे ना भेजें, उसके बावजूद भी हमने देखा कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई। रोशन डिजिटल पाकिस्तान की बात अगर करें, आपने जैसे अभी जिक्र किया
तो इससे तो ये फायदा होना चाहिए था कि सब रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट खुलवा रहे हैं, रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आए हैं, और रेमिटेंसेस के हमने देखे भी अच्छे इशारे थे। तो स्टिल फिर क्या हुआ कि जो दूसरी हमें पैरेलल में जो दूसरी मंडियां दिखने लग गई? जी, मैं वही बात करने वाला था कि अब जब हमारी पाकिस्तान इंडिया जंग लगी, फिर उसके बाद इसराइल और ईरान हो गया, और जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जिन्होंने लिए थे उनकी तवज्जो अपने असल काम की तरफ चली गई पिछले 2-3 माह से। सही। पहलगाम हुआ, आपका ट्रेन का हादसा हुआ बलूचिस्तान में, फिर टेररिज्म बढ़ा, ज़ाहिर है उनका तो असल काम वही है देखना, राइट। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का। तो जो हमारे एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं इनसाइड एंड आउटसाइड पाकिस्तान, वो एक्टिव हो गए। अच्छा। और उसके साथ साथ जो बात हो रही है स्मगलिंग की या हुंडी हवाला की या ग्रे मार्केट की, मैं ये समझता हूँ उसका इतना रोल नहीं है इस दफा वेरी नॉमिनल, क्योंकि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो सब विजिलेंट है, एक्टिव है ड्यू टू बॉर्डर्स के जो हालात हैं। सो हाउ डू वी श्योर अबाउट द क्लेम्स जो कि हम कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान जा रहा है, इसी वजह से जो है डॉलर रेट बढ़ गया, ईरानी तेल खरीद रहे हैं? देखिए बात ये, मैंने इस वक्त जो स्मगलिंग या ये जो ईरान और ये वो, मैंने कहा ना कि बॉर्डर के ऊपर लोग, हमारी फौजें अलर्ट खड़ी हैं, वो एलिमेंट ओनली 10% है। अच्छा। इसकी बढ़ने की मेन वजह ये है कि बैंक्स और सम एक्सचेंज कंपनीज जिनको कोई इंसेंटिव या कुछ रिबेट मिलता है, अच्छा। बेटर रेट मिलता है, उन्होंने क्या किया कि जो हमारा इंटरबैंक रेट है से 284 है, उनको पर डे 1 रुपया 90 पैसे 80 पैसे मिलना शुरू हो गए। उन्होंने 5 डेज फॉरवर्ड माल बेच दिया। सही। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक 4 से 5 रुपया बढ़ गया। ठीक, सही है। ठीक है, तो स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 284, 85, एक्चुअल में वो 290, 91, 92, 292 तक काम हुआ इंटरबैंक में। जी जी। लेकिन वो इंटरनल हो रहा है वो रिकॉर्डेड, लेकिन वो कहीं स्क्रीन पे या पब्लिश नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग भी की गई रेट्स में, मैनिपुलेशन भी की गई। कौन करता है ये मैंने बताया, बैंक्स और कुछ एक्सचेंज कंपनीज। ठीक है, तो उन्होंने जब इस तरह किया तो जो से कि हमने बताया कि जी हम डॉलर बेच रहे हैं 286 में, एक्चुअली रेट था 291 और 92। बैंक्स खरीद रहे हैं, बल्क में ले रहे हैं, तो वो मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो गई। अब जब उनके ऊपर बात आई तो उन्होंने कहा जनाब ये तो स्मगलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आपने जो बात की 256 रेट्स की, ये कुछ चंद दिन में नहीं हुई। अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये पूरे साल का बता रहे हो। अच्छा। हाँ, ये रीसेंट क्रैकडाउन नहीं है, रीसेंट तो वेरी नॉमिनल। और इसके साथ साथ जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशन है, वो मैं समझता हूँ ओवर रेगुलेटेड है पाकिस्तान में। अगर आप हम आपस डॉलर लेने आते हैं तो हम आपको 1,000 तक देते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स। विदाउट डॉक्यूमेंट्स मीन्स आईडी कार्ड और बायोमेट्रिक। उससे ऊपर हम आपसे कहते हैं कि आप जनाब हमें अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें 2000 तक। फिर 2000 के बाद हम आपसे कहते हैं आप थ्रू बैंकिंग चैनल काम करें। तो इतनी ज़्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन है और पूछगछ है, तो वो ऐसा हो रहा है, मुझे ये लगता है कि हम जाने अनजाने में ग्रे मार्केट को फैसिलिटेट और प्रमोट कर रहे हैं। और जो हमारे वॉल्यूम्स हैं वो कम हो गए। बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि हम जो डॉलर बाहर भेजते थे ऑफिशियल चैनल से या जो हम सेल करते थे वो कम हो गया, डिमांड कम हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो उसके इन्फ्लोज एक्चुअल आने चाहिए वो रुक गए। ग्रे मार्केट डेवलप हो गई, पहले भी थी, देखिए ग्रे मार्केट तो हमेशा से है, लेकिन उसमें कई मार्केट्स बन गई। अच्छा, एक हुंडी हवाला बन गया, एक जो करेंसी के जो रेट्स, जो करेंसी मार्केट थी वो एक नई डेवलप हो गई विदाउट डॉक्यूमेंट्स। आप उसको कॉल करें, मोबाइल मनी चेंजर बहुत हैं, वो आते हैं, आपको दे जाते हैं और ले जाते हैं। तो वो जो इन्फ्लोज हमारे पास थे, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आते थे उसके, और जो वो बैंकिंग चैनल में आते थे,
या वो आपका उसका हिस्सा बनता था आपकी इकोनॉमी का, वो चला गया। तो ये बताना और समझाना बहुत ज़रूरी बहुत है जरूरी है। कि हमको ईज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर्स जो हैं वो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड नहीं करती। हम तो पब्लिक से लेके पब्लिक को बेचते हैं। राइट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, आपकी कमोडिटी एक्सचेंज है, गोल्ड है, शुगर है, प्रॉपर्टी है, तो आप जितना उसको टाइट करेंगे उतना वो चीज़ गायब हो जाएगी। अच्छा जफर साहब, मैं यही समझना चाह रही हूँ, एक जगह आपने मुझे कहा कि ये जो एकदम से आप देख रहे हैं कि बड़ा जोर पकड़ा इस मार्केट ने, यहाँ पे बैंक भी इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि केवाईसी जो है वो इतनी सख्त कर दी गई कि लोगों ने कहा कि भाई ये झंझट में पड़ने से बेहतर है कि मैं इस तरह हवाला हुंडी की तरफ चला जाऊं, कि वो ज्यादा आसान है, आराम से, जैसे आपने कहा कि एक फोन कॉल पर आपको करेंसी मिल जाएगी। और काफी मैं देख रही हूँ कि जखीरा पे जखीरा लोग छापे जब मारते हैं तो ऐसे निकलते हैं करेंसी के, डॉलर तो क्या यूरो तो क्या पति और क्या क्या रियाल निकलते हैं। तो अब आपने कहा कि चलें ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत बड़ा फैसला किया, और डोंट यू थिंक कि उनके बगैर ये जो मामला चल रहे थे कि ऐसा नहीं सही हो सकते थे? हो सकते थे और होने चाहिए, ये कोई हल नहीं है। जब तक कि आपके इदारे अपना काम नहीं करेंगे, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों या जो जो भी हों, वो उस वक्त तक आपको हर काम के लिए आर्मी को देखना पड़ेगा। हालांकि पिछले दिनों आर्मी की काफ़ी मुखालफत ज़्यादा बढ़ गई थी जी। और कोशिश की गई कि आर्मी को मलाइन करने की। लेकिन आप ये बताइए, जब आपके यहाँ कोई भी डिजास्टर हो जाए, सैलाब आ जाए, कोई कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपके यहाँ इवन देन कराची में बारिश हो जाए, आपके वो बंद हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम, तो आप हर बात पे फौज को बुलाते हैं, सिक्योरिटी हो उसको फौज को बुलाते हैं। तो हर महकमे की तरह इस महकमे में भी और इस मामले में भी कभी उनको मैंने ये कहा कि मजबूरी में वो आए, अगर वो नहीं आते तो आज इतनी स्टेबल गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकली आपके मुल्क में जो अनसर्टेनिटी थी और धरने थे और पूरा मुल्क डिस्टर्ब था, आपने देखा कहीं कंटेनर, कहीं कुछ, कहीं ट्रांसपोर्ट बंद, तो वो स्टेबिलिटी आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। अच्छा जफर साहब, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि जब भी पीएमएलएन हुकूमत में आती है तो ये जो इनके इंडिकेटर्स होते हैं वो हमेशा इतने कंट्रोल्ड कैसे होते हैं? ये हुकूमत अगर हम 2018 की देखें तब बड़ी उड़ान उड़ रहा था डॉलर, और जब भी कहा जाता है कि पीएमएलएन की हुकूमत आती है वो बड़ा कंट्रोल रखते हैं, तो ये कैसे होता है मुमकिन, और ये हर हुकूमत के लिए मुख्तलिफ क्यों होता है? देखिए, बात यह है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनके आने से हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। अगर ये डॉलर को रोक लेते हैं तो उसकी तरफ आपके कर्जे बहुत बढ़ जाते हैं, महंगाई आ जाती है। वो डॉलर को रोकना अब इस वक्त वो बात नहीं है। अच्छा। लेकिन पहले इन्होंने जो डॉलर रोक के रखा वो हमारे मुल्क का वो भी अलमिया था। अच्छा। हमने इंपोर्ट सस्ती की और एक्सपोर्ट महंगी की। वो इस तरह कि हमने डॉलर को रोक के रखा, उसकी कॉस्ट पे की, मार्केट से परचेज किया या और जरिए से परचेज किया, और इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बना दिया। और एक्सपोर्ट हमने यूं महंगी की कि जो डॉलर 150-40 का होना चाहिए था वो हमने 100 रुपए पे रोक दिया। तो ये भी, और जब इंपोर्ट आप बढ़ाते हैं तो आपका, क्योंकि आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ गया, आपका टैक्स टू जीडीपी बढ़ गया, और आपके जो कर्जे अखराजात, जो आपने कर्जे वापस करने होते हैं या जो उनका इंटरेस्ट पे करना होता है, वो आप आसानी से पे कर पाते हैं। सही। और मतलब हर चीज़ का माइनस प्लस पहलू है, लेकिन आर्टिफिशियल कोई काम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये कहा कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उन्होंने बहालत मजबूरी लिए, वो जब लिए जब इदारों ने अपना काम नहीं किया। आज भी ये इदारे अपने काम नहीं कर रहे। आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं। आपका जो महंगाई है, इन्फ्लेशन, वो बहुत कम हो गई है। आपका रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है, टैक्स टू जीडीपी बढ़ गया है, आपका जो टैक्स पेयर है वो बढ़ गया है, करंट अकाउंट प्लस हो गया है, और इंडिकेटर सारे मतलब सारे अच्छे अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये सब माइक्रो लेवल पे है। अच्छा। माइक्रो लेवल पे, अवामी सतह पे इसके कोई फवायद नीचे नहीं गए। वजह मैं जो समझता हूँ वो ये है कि जो हमारे
जो इदारे हैं, जो हमारे रेगुलेटर हैं, जिस जिस फील्ड के वो काम नहीं कर रहे, वो माफिया से मिले हुए हैं। अच्छा। शेक हैंड किया हुआ है। चीनी देख लें, कभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने एक अजीब मजाक बनाया हुआ है। हालांकि आम अकल का आदमी भी समझता है कि आज मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा तो शॉर्टेज आ जाएगी, तो ये प्लानिंग नहीं है। इसी तरह आपका एग्रीकल्चर है, एक तरफ किसान रो रहा है, दूसरी तरफ आपके सब्जी शहर में 10 टाइम 100 टाइम महंगी है। राइट। इसी तरह आपका जो रोटी है, गंदम है, वो 2200 रुपये मन नहीं बिक रही, जो आपके पिछले साल हुकूमत का 3000 कुछ रुपए रेट था, और अब रोटी आपको दिन ब दिन महंगी मिल रही है, आटा दिन ब दिन महंगा सारे मिल रहा है। हर जगह पे हमें तो मेरा मकसद है महंगाई जरूर कम हुई है, लेकिन उसके असरात समरात निश्चित सतह पे नहीं आ रहे। फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला है, IPPs आप देख लें, कितना शोर मचा, कोई बात नहीं बनी। सर, कमिंग बैक टू हवाला, हुंडी एंड करेंसी मार्केट, हमारे जो बिजनेसमैन है वो इस पे अपना कितना रोल आपको नजर आ रहा है कि वो लोग भी इसमें कितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो जरा हमें तरीके बताएं कि जो छुप के अंदर काम बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। देखिए जनाब, बात यह है, इसमें भी दो किस्म के लोग हैं। एक तो मजबूरी करते हैं, अच्छा, जहां पे उनको कानून रास्ता नहीं देता। बहुत सारी जो कवानीन है हमारे यहाँ, मैंने जैसे आपसे कहा ना, ओवर रेगुलेटेड है, या कवानीन बनाए नहीं गए जानबूझ के, नहीं तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो मजबूरी में हवाला करते हैं। और एक वो लोग हैं जो टैक्स बचाने के लिए, एग्जैक्टली सर, मैं उसी पे आ रही थी, ठीक है, और अपनी करप्शन के पैसों के लिए वो हवाला करते हैं, या मैन्यूवरिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, जिसमें जैसा कि अंडर इनवाइस है। Yes. Can you explain under invoicing method to our audience? अंडर इनवाइसिंग की मिसाल ऐसे है, जैसे ये इंटरनेशनल मार्केट में $1 का है ये मग। अब जब मैं LC खोलूंगा तो 50 सेंट की खोलूंगा, अच्छा, और 50 सेंट में बजरिया हवाला हुंडी बेचूंगा, और जो 50 सेंट के ऊपर इस पे ड्यूटी लगेगी $1 की जगह, तो वो मेरी बचत होगी, ठीक है। और वो जो बाकी के 50 सेंट के हिसाब से, अगर मैंने $1,00,000 की LC खोली और $1,00,000 मैंने बदरिया हवाला भेजा, तो मेरे $50,000 इसमें बच गए, अच्छा, कंटेनर पे। सही। तो एक तो ये अंडर इनवाइसिंग है, उसके साथ साथ ओवर इनवाइसिंग है, जो एक्सपोर्टर करता है। अच्छा, से कि इसका रेट इंटरनेशनल मार्केट में $1 है, इसको मैं $1.5 का भेजूंगा। अब जो मेरा बायर है वो मुझे $1 भेजेगा, बाकी 50 सेंट में हवाले हुंडी से मंगाऊंगा। किस लिए? कि मुझको इसके ऊपर जो इंसेंटिव और रिबेट मिलना है वो मुझे मिल जाए, जो मुझे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस मिलना है वो मुझे मिल जाए, जो मुझको फेयर का रिबेट मिलना है वो मुझे मिल जाए, मुख्तलिफ 30 से 35, मतलब वो चांस जो रेगुलेशन के मुताबिक है वो भी मिलता रहे और मुनाफा भी जो है वो पीछे से आता रहे, वो मजीद आ जाए, ठीक है। ग्रेट। तो ये बैंकों का काम है, मैंने ये काफी पॉइंट हाईलाइट किया है कि बैंक्स का काम है कि जब वो LC खोलें तो वो इसकी KYC भी करें, इस कस्टमर की, और ड्यू डिलिजेंस भी करें, क्योंकि अब दुनिया जो है ना एक ग्लोबल विलेज है। 1 क्लिक पे आप जाके देख लें कि इसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। कहीं इसके 90 सेंट आ रहे होंगे, कहीं $1 आ रहा होगा, कहीं $1.10 आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको एक आप मिड रेट निकाल के आप LC खोलें, इंपोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी। तो जब आप इस इशू को जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एड्रेस कर लेंगे तो वो बात आपकी खराब या मुश्किल पैदा नहीं होगी। इसी तरह पिछले दिनों जो आपका सोलर पैनल का जो एक स्कैंडल निकला है वो मैंने ही रिपोर्ट किया, मैंने ही हाईलाइट किया, जो ओवर इनवाइसिंग की गई इंपोर्ट में, उलट बात है। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर ड्यूटी नहीं थी, तो उससे फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ कई 100 बिलियन रुपीस का। यानी कि अगर ये $1 का था तो इसको $2 का बता के मंगाया गया या नहीं मंगाया गया, पैसा यहाँ से चला गया और वो रिसीवेबल्स कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया। वो भी बैंक बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि नहीं पता कि ये जो सोलर पैनल आ रहा है पर किलोवाट इसकी प्राइस क्या है।
20 सेंट है, 30 सेंट है, 40 सेंट है। तो ये सब के सब, जैसे मैंने आपसे कहा ना, माफियाज हैं और इंटरेस्ट आपस में मिला हुआ है, ब्लैक शीप्स हैं हर जगह पे। हर जगह, हर अच्छा जगह। सर, ये जो अभी रेड्स हो गई, हमने देखा बड़ा फर्क पड़ा, रुपी स्ट्रेंथन हुआ। सो डू यू थिंक दैट कि इट्स अ गुड इम्पैक्ट एंड हाउ लॉन्ग इट्स गोना गो लाइक दिस? देखिए, ये अच्छा इम्पैक्ट है इसका, तकरीबन 2 से 3 रुपए कम हुए। आवाम को क्या फायदा होगा सर? अवाम से को ये फायदा होगा कि उनको डॉलर सस्ता मिलेगा फिल वक्त, और इसके साथ जो जो इम्पोर्ट होगी वो सस्ती होनी चाहिए। वैसे तो पेट्रोलियम पे सबसे पहले असर आना चाहिए, वही बात सुन रहे हैं, लेकिन वो नहीं होगा। क्या खबरें आपके पास, वो होगा कि नहीं तो होगा? पेट्रोलियम लेवी दिन ब दिन बढ़ेगी, आपकी गैस महंगी होगी। देखिए, गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे बड़ा जरिया है ना, वो यूटिलिटीज है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बिल्कुल, ठीक है। वो अपने सारे जो भी जो उनकी शाहाना खर्चे हैं, जो कर्ज लेते हैं, वो अपने पे लगाते हैं। बजट के बारे में मैं ये कहूँगा, मौजूद से हट के बात करूंगा कि अगर आप ये पूछें कि बजट कैसा है, तो मैं खुद ही जवाब दूंगा कि आधा बजट IMF का है और आधा इशराफिया का है। ओके, ठीक है, सही। देखिए, तो वो जो डॉलर कम होने से, 1 रुपया कम होने से आपके ऊपर कई हजार अरब रुपए का आपका कर्ज कम होता है, जितने हजार का आपने लोन लिया हुआ है। अच्छा सर, ये जो स्मगलर्स वगैरह थे, जो थोड़ा सा बताएं कि ये ऑपरेटिंग कैसे कर रहे थे क्रैकडाउन से पहले भी, और एक्सचेंज कंपनियां तो अब हम देख रहे हैं, मोबाइल वगैरह भी अब हम देख रहे हैं, लोग वर्चुअल अकाउंट्स भी खोल लेते हैं। सो हाउ इज यूजुअली, कैसे कस्टमर्स को कैसे क्या करते थे? देखिए, वो उनको ट्रैक करना बड़ा आसान है। उसमें बैंक्स के मैनेजर शामिल हैं, बैंक ऑफिसर शामिल हैं, उनके साथ वो लोग मिले हुए हैं, और फिर जो कारोबारी लोग हैं उनके अपने भी कॉन्टेक्ट्स हैं। वो आज के तो नहीं है, वो तो पुराने चले आ रहे हैं। उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट अंडर इनवाइसिंग या ओवर इनवाइसिंग का। सही। तो एक बात तो ये है। फिर दूसरा, जो स्मगलिंग के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, आपकी जो मजहबी रिलीजियस पार्टीज हैं, आपकी जो एथेनिक हैं, जो भी हैं, आपके लिसानी है, या आपके जो भी पार्टीज हैं सियासी, मजहबी जमातें भी हैं, इनमें सब की पार्टीज के मजबूत वर्कर, मजबूत लीडर वो स्मगलर हैं, वो भी इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, वो जैसे ही आप स्मगलिंग को रोकते हैं तो आप देखते हैं, तो आपके यहाँ दहशतगर्दी बढ़ जाती है। दूसरा, आपके यहाँ धरने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर इमिग्रेशन पॉलिसी अप्लाई की, वीज़ा वगैरह, ईरान बॉर्डर पे की, तो तकरीबन 8 से 9 माह का धरना हुआ, जिसमें तमाम जमातें आ गई, उनके लीडर्स मुख्तलिफ, मुख्तलिफ जमातों, सही है। तो उन्होंने, और वो इतने पावरफुल हो चुके हैं, वो पार्लिमानी लीडर भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, वो MNAs MPs भी हैं, चाहे वो गोल्ड के लोग हों, चाहे वो ट्रेडर हों, चाहे कुछ हों, तो वो एक तो पॉलिसीज अपनी मर्जी की बना पाते हैं, लेकिन कहीं जब इंटरनेशनल या IMF आ जाता है बीच में, तो मजबूरन उनको वो कवानीन रोकने पड़ते हैं, पैसे बनाने पड़ते हैं। लेकिन आप स्मगलिंग रोकेंगे तो ये सारे आपके मुल्क में ये जो आपको मैसेजेस मिलते हैं ना, ये मैसेजेस हैं एब्सोल्युटली सर, कि ये कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे हमला हो रहा है, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, ये सब चीजें इस चीजों से जुड़ी हुई हैं, स्मगलिंग से। जब ये इतनी मजबूत, अगर हमें इसकी ओपोजिशन मिल रही है, तो डू यू थिंक कि ये जो इस तरह की रेड्स हैं, और जो हमारे चीफ मार्शल साहब जो हैं, हमारे फील्ड मार्शल, वो इसको किस तरीके से फिर हैंडल करेंगे? देखिए, अभी तक तो मैंने ये देखा है कि वो काफी कामयाब रहे, क्योंकि जाहिर है वो एक बड़ा इदारा है, फौज, एजेंसीज हैं उनके पास, और उनकी एक अपना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा, ये उनका काम नहीं है, वो मजबूरी में कर रहे हैं। हम जैसे अगर हमारी मुलाकात होती है या हमको लगता है, तो वो कहते, हमें भी ये लगता है कि वो कहते हैं भाई ये तो आप सिविलियंस का काम है। जब वो नहीं कर रहे, हम करते हैं रिक्वेस्ट कि जी, यदि कैसे कारोबारी लोग हैं कराची के ख़ास तौर पे, वो सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मुख्तलिफ या कई के ख़िलाफ़,
तो वो फिर मजबूरी में, जाहिर है वो हमारे में से ही हैं, तो वो हमारी हेल्प को आते हैं। लेकिन एक तो हमको अपने मुल्क में हर जगह ओवर रेगुलेशन ख़त्म करनी होगी, और जो कवानीन हैं उनको आसान और सहल बनाना होगा, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। जी, मैं स्मगलिंग पे बात करना चाहूँगा, और जो आपके मौजूदा कवानीन हैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा कि ओवर रेगुलेशन है हर फील्ड में, बेतहाशा महकमे, बेतहाशा कवानीन है। टैक्स ख़ास तौर पे, आपका टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है। जैसे जैसे आप टैक्स बढ़ाएंगे आपका टैक्स बेस कम हो जाएगा। आप टैक्स को कम करें, टैक्स बेस बढ़ाएं, आप ड्यूटीज़ कम करें, स्मगलिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि जो कवानीन है इसके अंदर ऑल स्क्रिप्ट एंड ऑल डिज़ाइन के एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, और इस मंसूबे में हमारे अपने लोग शामिल हैं, क्योंकि आपके जो करप्शन का रेट है वो दिन ब दिन बढ़ गया है। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप टैक्स का रेट कम करेंगे तो लोग बखुशी आपको 10-15%, 20% टैक्स देने को राजी हैं। और तमाम, खासतौर पे इंडस्ट्री की बात करूंगा कि 30, 35, 40 महकमों को इकट्ठा करके एक उनको क्लब कर दें, एक टैक्स बना दें, वो बखुशी लोग 20%, 25% टैक्स देने को तैयार है। इनडायरेक्ट टैक्सिंग बहुत ज्यादा है। इसी तरह स्मगलिंग का है, आप जो ड्यूटी बढ़ाएंगे आपकी इंपोर्ट कम होगी, रेवेन्यू कम होगा, और आपका स्मगलिंग बढ़ेगी, और आपका टैक्स टू जीडीपी कम होगा, आपका जो कर्जे अखराजात हैं वो बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ाएंगे आप। तो ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। आप अपने इर्द गिर्द ममालिक में देखें, वहाँ पे टैक्स रेट कम है और वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। एक बात मुझे ये बताइए कि जो काला धन है, इतने सारे हम देखते हैं, कभी हम जैसे सहाफ़ी बरादरी भी बात करते हैं, कभी नया चैनल कोई आ जाता है, कोई नया बिल्डिंग प्रोजेक्ट आता है। सो हाउ डज इट वर्क? इतनी आप कह रहे हैं कि बहुत ही ओवर रेगुलेशन है, सो हाउ डज इट वर्क? तो मैंने जैसे आपसे अभी पहले कहा कि आप जैसे जैसे टैक्स का रेट बढ़ाएंगे तो आपकी जो लेजिटिमेट बिजनेस है वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ जो टैक्स पेयर हैं वो कम हो जाएंगे। वो ये कहेगा कि भाई मैं 45%, 55%, या जो सैलरीड क्लास है उसको सबसे ज़्यादा जो जुल्म है टैक्स का, तो वो कहेगा भाई आप मुझे ऑफिशियल ना दें, आप मुझे अनऑफिशियल दे दें, या आधे दे दें आप ऑफिशियल, आधे अनऑफिशियल दे दें। तो वो जो आपकी ब्लैक मार्केट है या ब्लैक मनी है वो दिन ब दिन मल्टीप्लाई हो रही है। नाज़रीन को बताएंगे काला धन कैसे आता है, और एक बंदा जो कह रहा है कि भाई मुझे टैक्स भी नहीं देना, मुझे ये भी नहीं करना, लेकिन कारोबार भी करना है, तो उसकी मेन वजह ये है कि जो आपका कैश जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स की तरफ कारोबारी लोग इसीलिए नहीं आते कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स में आ गए, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो गई तो हम टैक्स नहीं बचा पाएंगे। जैसे अब गवर्नमेंट बात कर रही है कैशलेस इकोनॉमी की, पूरी दुनिया में ऐसा है। अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे एक जोक, बल्कि बहुत हकीकत है कि फकीर भी कहता है मुझको आप ऐप के जरिए पैसे दो। सब्जी वाला तो ऐप इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ तो जो बड़े से बड़ा ट्रेडर है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, कैश लेकर वो ऐप कहता है कैश, तो वहीं से जनरेट होता है ब्लैक मनी। जैसे मैंने आपसे बात की अंडर इनवाइसिंग की, वहीं से जो उसने आधे पैसे बचाए वो उसकी ब्लैक मनी है। ओवर इनवाइसिंग की वो उसकी ब्लैक मनी है। अगर कोई सैलरी ले रहा है, वो कहता भाई मुझे इतना भारी टैक्स पड़ रहा है, मेरी सैलरी 3 लाख रुपए है, जिसमें से आप लाख रुपए मेरे से ले रहे हो, तो या तो मुझे कैश दे दो तो मेरा वो लाख रुपए बच गया, या मुझे 50-50 कर लो। तो ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रही है ब्लैक मनी। और इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी है वो 70% है। अच्छा, 30% आपकी वो है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज की बात है कि ये आपका जो अभी जो 38 बिलियन आ रहा है, ये मिनिमम 70-80 बिलियन आना चाहिए, जो बाहर रुक जाता है क्योंकि उसकी डिमांड है अंडर इनवाइस करने के लिए, ओवर इनवाइस करने के लिए, और करप्शन के जो पैसे हैं। और करप्शन हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जो भी करप्शन है वो ट्रिपल डिजिट में इन बिलियंस है। राइट। यानी कि फिगर भी आदमी सुन के परेशान हो जाता है कि भाई 500 बिलियन, 800 बिलियन, 1500 बिलियन, 200 बिलियन। अभी आपने सुना होगा क्रिप्टो के हवाले से कि एक पॉलिटिकल फैमिली ने $100 मिलियन का नुकसान किया। तो अब आप अंदाजा कर लें, ये तो एक वो वाकया है जो रिपोर्टेड है,
और जो रिपोर्टेड नहीं है तो ऐसे कितने वाकयात होंगे। कितनी कितनी क्रिप्टो करेंसियां हमारे पास होंगी वॉलेट्स में। अच्छा सर, थोड़ी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ समराइज करने की कोशिश करते हैं। जहां तक मुझे समझ में आया है, एक जगह हमें लगता है कि रेगुलेशन बहुत सख्त है, ठीक है, और उसी दौरान हम देख रहे हैं कि लोग पैसा बचाने के अपना टैक्स जो है चोरी भी कर रहे हैं, करप्शन भी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में जब हम देख रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग डिजिटल फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का, सो हाउ डू यू सी ऑल दीज, कहते हैं ना कि हम तो हर जुगाड़ निकालते हैं, तो क्या आपको क्या नजर आता है? देखिए, डिजिटलाइज तो हमको होना पड़ेगा, डिजिटल की तरफ तो हमें जाना पड़ेगा और हम जा रहे हैं। लेकिन अगेन हमारी पॉलिसीज आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की भी और मुख्तलिफ वजारतों की भी। ठीक है, एक तरफ हम फॉरेन एक्सचेंज की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप खुद आएं, चाहे आपको $1 भी लेना है, आप आके अपना बायोमेट्रिक भी करें। दूसरी तरफ हम डिजिटल की बात करते हैं कि जी आप अपने मोबाइल के अंदर अकाउंट खोल लें, आपको आने की जरूरत नहीं है। फिर हम जो क्रिप्टो करेंसीज की कौंसिल बनाते हैं और बड़ी तेजी से उस पर हम काम करते हैं, करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो कवानीन है वो आपस में मुतसादम नहीं होने चाहिए। सही। यानी कि हमारी एक पॉलिसी 220 के एंगल पे जा रही है, एक पॉलिसी उसके उलट जा रही है। तो ये तो ऐसा है ना कि जैसे O पॉजिटिव को आप O नेगेटिव लगा दें। तो सर आप ई कैप के मेंबर हैं, तो वहाँ आप इस तरह की नहीं देते इन लोगों को सलाह मशवरे? ये हम सलाह मशवरे देते हैं, बात करते हैं और वो लोग सुनते भी हैं बात। और यही वजह है, मैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करूंगा, आर्मी के हवाले से बात करूंगा, बड़ी क्लियर कट, कि उन्हीं की वजह से आपके मुल्क में 2, 3, 4 साल में इस्तेकाम आया, माशी इस्तेकाम आया है, सियासी इस्तेकाम आया है। और ख़ास तौर पर जो आपने अभी देखा कि जो पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है, ये जो वॉर हुई इंडिया के साथ, हैरत अंगेज नताइज। गॉड ब्लेसिंग तो है, कोई शक नहीं है, लेकिन कोशिश मेहनत भी है कि इतनी बड़ी ताकत हमसे 10 गुना बढ़ी और उसके साथ इसराइल और दीगर ममालिक जो बज़ाहिर अब हमारे दोस्त हमनवा बनते नजर आ रहे हैं, राइट, ठीक है ना, बदल रही हैं हवाएं हवाएं बदली हैं। तो ये मेहनत है, कोशिश है। और जो आपका डॉलर का रेट, आपकी स्मगलिंग, आपका टैक्स टू जीडीपी, आपकी रेटिंग बेहतर हो रही है, आपका स्टॉक बेहतर हो रहा है, और आपकी जो LSM है वो भी बेहतरी की तरफ, फिर आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्रीन इनिशिएटिव, फिर उसके बाद माइनिंग। फिर तो कल ट्रम्प साहब ने तो बिल्कुल एक रात 2 बजे मुझे उठा दिया आपके 2-3 टीवी चैनल्स ने, तो मैं तो सुन के हैरान, मैं कभी क्या हुआ, समझा शायद कोई दोबारा अटैक हो गया। तो वो जब मैंने उनकी तकरीर सुनी तो मैं हैरान, वो तो पाकिस्तान की तारीफें कर करके नहीं थक रहे थे, तेल के ज़खायर ढूंढेंगे अब हम, तेल के ज़खायर ढूंढेंगे। उन्होंने एक बात की कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, यानी कि इसका मकसद है ये कोई अचानक से नहीं हो गया। राइट। आपके आर्मी चीफ अभी होके आए, फिर इसहाक डार साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, तसलसल है, काफी मीटिंग्स का तसलसल है। और इसका मकसद है कि आपके पास बहुत बड़े रिजर्व हैं ऑयल के, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, उसका भी एक विजन, उसका भी एक कोई ना कोई इंटरेस्ट तो है, ऐसी बात नहीं। और ये हम सुनते आते हैं बचपन से कि पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व भी बहुत है, गैस भी है, कभी वो ईरान के प्रेशर में नहीं निकलता, कभी यूएई के प्रेशर में नहीं निकलता, फिर गवादर हमको नहीं आबाद होने देते। देखिए, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त बिल्कुल इंटरनेशनली एक तरह का ब्लू आई है वो। उसकी वजह देखिए, पहले हम बात करते थे सी पैक जो थी सिर्फ चाइना तक, अब हम बात करते हैं 1 रोड 1 वर्ल्ड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशिया और वहां से यूरोप जाने की, इधर से हम बात करते हैं फार ईस्ट, मिडल ईस्ट जाने की, थ्रू रोड एंड ट्रेन जो भी, ठीक है। तो अब हम अपनी पॉलिसीज, ऐसा लगता है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कि पॉलिसीज का तसलसल भी है और एक मजबूत मुल्क के दिफाई तौर के ऊपर भी हम चीज नजर आ रही है, वो जिसको कहते हैं ना स्टिक एंड कैरेट। सफर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, आलमी सियासत पे आपने थोड़ी सी इसमें निगाह डाली है। एक बहुत ही अहम नुक्ता है, आपने जिन कंट्रीज का नाम लिया उसमें एक जगह ये भी बातचीत चल रही थी कि हम करेंसी स्वैप का भी सोच रहे हैं, तो ये बात कितनी हकीकत है और ये क्या हो सकता है कि अगर डॉलर को ही हटा दिया जाए और कौन सी करेंसी का आप देख रहे हैं? ब्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर जो एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है
इलाकाई तौर पे राइट। पाकिस्तान, तुर्किया, चीन, ईरान, रशिया, ये भी एक ब्लॉक अब बनने जा रहा है। ठीक है जी। तो ये डॉलर की जो मोनोपोली है वो खत्म हो रही है, खत्म तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन कम हो रही है। और अमेरिका की जो इकोनॉमिकली जो हालत है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा उनके ऊपर है। सही। तो वो मुख्तलिफ अपने मुल्क की बका के लिए तो वो ठीक है, अपने मुल्क से वो सिंसियर है। वो कोई ना कोई कभी उन्होंने कभी जंग करा दी, कभी हालात खराब कर दिए, कभी कुछ कर दिया। और जैसा ट्रम्प साहब जो टैरिफ पॉलिसी लेके आए अपने मुल्क के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल सही है। हाँ। ठीक है। अब जैसे इंडिया है वो भी एक्सपोज हो गया, ईरान इसराइल वॉर में भी एक्सपोज हुआ। फिर जो टैरिफ के मामले में देखिए हमने एक बहुत अच्छी स्मार्ट मूव की टैरिफ के मामले में। पाकिस्तान ने कहा जी आप जीरो रेटेड कर दें, ना हमसे आप ड्यूटी लें ना हमें दें। तकरीबन 3.5 से 4 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है, 1.5 बिलियन डॉलर के हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए हमने उनसे ये कहा कि जो हम गंदम कोई और से मंगाते हैं आपसे ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा हमको फेयर ज्यादा पड़ेगा लेकिन हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो वो जो हमने उनसे बजाय कन्फ्लिक्ट करने के अमेरिका से या ट्रम्प साहब के साथ हमने उनको जवाबी हमने उनके तौर पे हमने टैरिफ नहीं लगाया। हमने कहा जी ओके ठीक है। तो वो भी उनको एक बात पसंद आई। और वो कि हम छोटा मुल्क है, हमारा साइज बिजनेस वाइज छोटा है, लेकिन वो उनको बाकी ममालिक से नेगोशिएट करने में पाकिस्तान की जो बात है बड़ी हेल्पफुल हुई। राइट। और इंडिया अभी भी अपनी जगह खड़ा हुआ है। तो कल आपने देखा उन्होंने जुर्माना भी लग गया, उस पे जुर्माना भी लग गया। और वो कई 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। तो ये हठधर्मी या बनिया ज़हन या आपका जो मजहबी जनून वो नजर आ रहा है दुनिया को। पहलगाम की बात की, वो झूठ साबित हुई। उन्होंने बहुत कोशिश की अभी जो पिछले दिनों यूएन में और इधर उधर कॉन्फ्रेंस में कि वो उस एजेंडा का हिस्सा बन जाए, वो नहीं बन सका। एब्सोल्युटली। तो ओवरऑल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर हम लोग थोड़ी सी एक बात मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम सबको अपने राइट्स तो याद हैं, ड्यूटी किसी को याद नहीं है। अगर हमको अपनी थोड़ी ड्यूटी याद कर लें और ये बजाय गवर्नमेंट की तरफ देखने के गवर्नमेंट ये करेगी तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं से कि जी गटर का ढकना भी चला जाए, तो अगर हम लगा दें एक आदमी या दो आदमी मिलके तो कोई बात नहीं। अच्छा सर, पूरे मौजू को सम अप करते हैं। आने वाले दिनों में डॉलर के रेट को आप कहाँ देख रहे हैं और व्हाट डू यू थिंक, क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे हम ये स्मगलिंग्स को, बैंक्स को या लोगों को जो है इस जो पैरेलल चल रही है इकोनॉमी उसकी तरफ से हटा के हम थोड़ा सही रास्ते पे लेकर आए? देखिए जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आपको टैक्स रेट कम करना है, ऑटोमेटिक टैक्स बेस बढ़ जाएगा। दूसरा आपको अपनी ड्यूटीज कम करनी है, टैरिफ कम करना है ताकि सिस्टम में आ जाए। दूसरा आपका जो फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशन है उन्हें ठीक करना है। फिर एक हमारे एक इदारा है PRI, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, उसके अंदर हम तकरीबन 200 बिलियन रुपया खर्च कर रहे हैं जो बैंक्स को जाता है और जो बाहर की जो मनी ट्रांसफर कंपनीज हैं उनको जाता है, और वो ज़्यादातर इंडियन है। अच्छा। एक्चुअली वो जाना चाहिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसको डायरेक्ट, जो उसका हकदार है। और दुनिया में ये स्कीम कहीं नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश में है कि जो रेमिटेंस करता है जिसके अकाउंट में आती है उसको वो 2 रुपया पर डॉलर इंसेंटिव दे देते हैं उसको डायरेक्ट अकाउंट में। अच्छा। तो अगर हम ये 200 बिलियन छोड़ के 50 बिलियन भी दे दें ओवरसीज पाकिस्तानी को उस PRI स्कीम में, अब उन्होंने हमको एक्सचेंज कंपनीज को भी शामिल कर लिया है। अच्छा। मैं ये कहता हूँ शामिल कर लिया ठीक है, लेकिन ये जो इंसेंटिव और रिबेट है ये बंद होना चाहिए। अच्छा। देखिए जब तक आपके मुल्क में ये रिबेट और इंसेंटिव खत्म नहीं होंगे ये मुल्क अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा। चाहे वो आपकी शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो IPPs हो, चाहे वो आपकी फ्लोर मिल्स हो, गैस हो, जहां पे भी आप सब्सिडी देंगे वहां आपको सियासी लोग भी मिलेंगे, इशराफिया नजर आएगी। ये लोग ओपन कंपटीशन नहीं कर सकते, ओपन कारोबार नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको फिर नजर नहीं आएंगे, अंडर द टेबल ही जाएंगे। जब आप क्या पहले कभी राइस कारपोरेशन होता था, घी कारपोरेशन होता था, वो नहीं मिलती थी आपको चीजें। अब ओपन कंपटीशन है। ठीक है, अभी आपको शुगर मिल लगाने के लिए आपने
पाबंद किया हुआ है काश्तकार को कि आपने गन्ना उगाना है यहाँ। भाई अगर आपको शुगर से के बाहर से मिलती है 50 सेंट में, तो आपने क्यों लगानी है? आप दूसरी फसल लगाएं जो आप जिससे आप $2 $4 कमाएं, चाहे उसमें जैतून हो या कुछ भी हो, आप वो प्रॉफिटेबल चीज बनाएं। तो जाफरान लगाएं और चीजें लगाएं, ठीक है ना। ये तो नहीं ना कि आप उस इशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए उसको कभी आप यानी कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो के अंदर मराद देते हैं, उसके अलावा भी आप जो शुगर मिलों को सस्ती गैस देते हैं, टैक्सेस की छूट देते हैं। देखिए एज पर UNDP रिपोर्ट $18 बिलियन सालाना आप सब्सिडी देते हैं अपनी एलिट क्लास को, $18 अरब। तो अगर आप उसको पहले साल में आधा कर दें तो आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे साल में ख़त्म करते हैं तो आप $18 बिलियन बचा के 5, 10, 6 साल में आपके कर्जे ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपकी जो किंग साइज की काबीना है वो ख़त्म करें, पार्लियामेंटेरियंस के जो आपके सवाबदीदी फंड्स हैं वो ख़त्म करें, जो उनकी मराहत हैं वो कम कर दें। अच्छा, एक हैरत अंगेज बात यह है कि एक होती है करैक्टर। हमारे यहाँ कोई करैक्टर नाम की कोई चीज नहीं है। जब उन्होंने तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं पार्लियामेंटेरियंस ने, वो खामोशी से इकट्ठे बैठ के बढ़ा लेते हैं बगैर चूं चाक करे। बिल्कुल। तो जब आवाम की बात आती है तो कहते हैं IMF ने कहा है जी अब बिजली का रेट कम ना करो, IMF ने कहा है ये ना करो। वो उस वक्त IMF आ जाता है। तो ये सब चीजें हमको ठीक करनी पड़ेंगी। और अब वक्त आ गया है, डिजिटल का दौर आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। अब कब तक बंद कर लेंगे सोशल मीडिया? डॉलर के रेट के बारे में कोई फोरकास्ट नहीं डॉलर का रेट के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर हम इसको जो हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो बेहतरीन है। डॉलर का रेट 250-60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमको अब किसी ये एक्सपोर्टर्स की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। ओवरसी जो बैंक्स और मनी ट्रांसफर हैं बाहर की, उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। PRI के अंदर सब्सिडी खत्म करनी चाहिए। ये डॉलर खरीदना सपोर्ट, इसकी डॉलर की सपोर्ट बंद करनी चाहिए। आपके इन्फ्लोज ठीक हो जाएंगे। और ये जो आपकी जो ओवर इनवाइसिंग, अंडर इनवाइसिंग इसी सूरत में एड्रेस हो सकती है कि आप उसकी जो ITP वैल्यू है वो कम करें और उनके ऊपर ड्यूटीज कम करें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान जो है वो हकीकत में पाकिस्तान उड़ना शुरू हो जाएगा। और हमको थोड़ी सी हर आदमी को चाहिए कि अपना कौमी जिम्मेदारी पूरी करे अपने तौर पे। ये नहीं कि जिसको मौका मिले, कहीं मैं पढ़ रहा था खुदा ना करे कि वो पाकिस्तान को कह रहे थे माल बनाओ तहरीक। अच्छा सही। ये तो सारे लोग सोशल मीडिया पे कहते नजर आते हैं, ऐसी तहरीकें चलती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर फराचा साहब, आपने हमें वक्त दिया और उड़ान पाकिस्तान की बात की। एक वक्त था जब हम लगाते फिरते थे कि आज डॉलर ने बड़ी नई उड़ान और बहुत ज्यादा नीचे चला गया हमारा रुपया। तो कहने को तो जफर साहब ने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है कि होना तो चाहिए 250, लेकिन अगर वो सम्राट $250 तक आ भी जाता है तो क्या पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी? क्या सब्जी के रेट कम हो जाएंगे? या शुगर जो चीनी के स्कैंडल अभी चल रहे हैं उस पर भी एक अलग प्रोग्राम हो सकता है, क्या वो कीमतें कम हो जाएंगी? तो अवाम तक वो सम्राट कैसे पहुंचेंगे? हम हर मामला पे बात कर लेते हैं कि रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी अशराफिया जो है करप्शन में मुलव्वस है। मामला कैसे सही होंगे, ये आम आदमी, आम आवाम का सवाल है। इसी सवाल के साथ आपको भी हम छोड़ते हैं, आप भी सवाल कीजिए, इस मौजू पे बात कीजिए और हमारी जो भी इस प्रोग्राम के बाद आपकी राय है उससे हमें आगाह कीजिए। नौरीन शम्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।